दोस्तों, किसी से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उस प्यार के लिए किसी के साथ गलत करना, एक ऐसे शख्स के साथ जिसे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो आपके प्यार के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसके साथ गलत करना बहुत ज़्यादा गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो आप सिर्फ उसे पाने के लिए किसी के साथ गलत मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से ना तो आप खुश रह सकते, ना आप जिससे प्यार करते हैं वो, और ना ही कोई और। तो दोस्तों, आज की भी कहानी कुछ ऐसे ही होने वाली है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही हॉरर मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब आप हेडफोन लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए और तैयार हो जाइए डर के इस सफ़र के लिए। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है बिहार से। बिहार में एक फैमिली, सुरेश, उनके फादर रविकांत और उनकी मदर शीला, ये तीनों लोग रहते थे। सुरेश और उनके फादर दोनों मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे और बहुत अच्छी तरीके से अपना जो ज़िंदगी है उसे काट रहे थे। अपनी जो ज़िंदगी की जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा कर रहे थे। इन सुरेश की जो मदर थी शीला, वो भी घरों में जाकर काम करती थी और उससे वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती थी। तो इस तरीके से इनका जो जीवन है, जो ज़िंदगी है, बहुत अच्छे से चल रही थी। इन कहा जाता है ना कि टाइम बदलते देर नहीं लगती, और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रविकांत की पत्नी शीला उनसे बोलती हैं कि अब एक काम करते हैं, सुरेश की उम्र हो चली है, अब इसकी हम शादी कर लेते हैं। और वो आसपास ही अपने रिश्तेदारों से सुरेश की शादी के बारे में बात करती हैं और एक जगह से उनका रिश्ता फिक्स भी हो जाता है। और इस तरीके से सुरेश की शादी वर्षा के साथ हो जाती है। शादी के बाद घर का जो माहौल था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा था। वर्षा घर के सारे काम संभालती थी, घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही थी। बाकी के सुरेश, उनके फादर और उनकी मदर बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करके आते थे। इनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राधा और सुरेश एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि टाइम बदलते देर नहीं लगती। अचानक से एक दिन शीला, जो कि सुरेश की मदर थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर बहुत सारी मेडिसिन वगैरह, उनके टेस्ट वगैरह करता है, लेकिन किसी भी चीज़ से उनको आराम नहीं मिलता और उनकी डेथ हो जाती है। इस सब का असर सुरेश के फादर पर बहुत ज़्यादा हुआ। वो ये चीज़ को अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी वाइफ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई और उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। उनको समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि शीला हमेशा से ही एकदम स्वस्थ थी, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि उनको अभी रिसेंट ही कोई बीमारी हुई हो या किसी चीज़ को वो पता ना कर पाए हों, और मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। लेकिन ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ तो वो इस चीज़ को ना थोड़ा सा उनको अजीब लग रहा था कि अचानक से ऐसा हुआ क्यों। वो यही बात सुरेश के साथ करते थे। सुरेश को भी ये बहुत अजीब लग रहा था। सुरेश ने अपनी वाइफ वर्षा से पूछा कि क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ था कि मम्मी की जो तबीयत है उसमें कुछ तुम्हें लगा हो कि हाँ वो परेशान है या कुछ। वर्षा ने भी क्लियर शब्दों में कहा कि उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब ये बात का असर इस परिवार पर बहुत गहरा हुआ और रविकांत बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। अपनी वाइफ की टेंशन में उन्होंने बाहर काम काज भी छोड़ दिया, घर में ही पूरे दिन पड़े रहते थे, जिससे उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन रहने लगी। सुरेश ने उनका इलाज करवाया तो उनको आराम भी मिला, लेकिन वो अपनी पत्नी के गम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आसपास के लोग उसके घर जब भी उसके फादर को देखने आते थे तो पड़ोसी बार बार एक ही बात करते थे
कि हो सकता है तुम्हारे घर पे किसी ने काला जादू करवा दिया हो सकता है कुछ टोना टोटका करवा दिया हो जिससे तुम्हारे घर को किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि अभी तक ऐसा तुम्हारे घर में कुछ था ही नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। किसी की नज़र लगी है, किसी ने जादू टोना किया है, कुछ तो किया है जिसकी वजह से ये सारी परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी में चल रही हैं। वर्षा इन सारी बातों को मानती नहीं थी। वर्षा ने एक दिन ये सारी बातें सुरेश से कहीं तो सुरेश के भी मन में कहीं ना कहीं ये बात आई कि हो सकता है शायद किसी ने हमारे साथ ये सारी चीज़ें करी हों। लेकिन उसने बोला कि चलो ठीक है, जो भी है हम किसी पंडित से जाकर मिलेंगे और सारी चीज़ों को हम देख लेंगे। कुछ दिनों के बाद वर्षा और सुरेश की तबीयत भी खराब रहने लगी और ये बात वर्षा के मन में आई कि हो सकता है कि शायद किसी ने हमारे परिवार के ऊपर काला जादू कराया हो। उसके दिमाग में आस पड़ोस के लोगों की बात बैठ चुकी थी और सुरेश की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उसको उसका ट्रीटमेंट चलने के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उसके साथ भी सेम वही चीज़ें हुई जो उसकी मदर के साथ हुई थी। कोई परेशानी नहीं थी, कुछ नहीं था, बस कुछ दिन से सुरेश को वीकनेस फील हो रही थी, जिसके रीज़न से उसको ना काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया गया, ट्रीटमेंट कराया गया, बट कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला और उसकी भी डेथ अपनी माँ की तरह हो गई। इस बात का असर रविकांत और वर्षा के ऊपर बहुत गहरा हुआ। दोनों इस बात से उभर ही नहीं पा रहे थे। अब वापस से जो लोग सुरेश के लिए वर्षा से मिलने आ रहे थे वो वापस से यही बातें करने लगे कि हमने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हारे घर पर किसी ने काला जादू कराया है, लेकिन तुमने हमारी बातों को तवज्जो नहीं दी। अगर तुम हमारी बात सुन लेती तो हो सकता था कि आज सुरेश जिंदा होता। वर्षा के मन में ये सारी बातें घर कर गई थी और वो जाकर एक तांत्रिक से मिलती है। वो तांत्रिक बहुत ज़्यादा काला जादू, तंत्र मंत्र, टोने टोटके करता था। उसके पास जाती है और सारी परेशानी उसको बता देती थी। और जब से वर्षा ने ये सारी बातें तांत्रिक के साथ शेयर करी थी, तांत्रिक का वर्षा के घर आए दिन आना जाना लगा रहता था और उसके घर पर जब भी तांत्रिक आता था तो बहुत अजीब सी उस घर से आवाज़ें आती थी। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करने की आवाज़ आती थी जैसे कुछ नेगेटिव चीज़ें की जा रही हों, जो कि पॉजिटिव नहीं है, जो कि अच्छी नहीं है। कुछ इस तरीके के मंत्र जाप जो आसपास के लोगों को सुनाई देते थे। आसपास के लोग बहुत ज़्यादा उसके घर जाने से डरने लगे थे। जब भी वर्षा किसी से मिलने की कोशिश करती थी, किसी से बात करने की कोशिश करती थी, तो आसपास के लोग उससे बचना शुरू हो गए थे, उससे बातें तक करना बंद कर दिया था। रविकांत ने भी वर्षा को बहुत समझाया कि बेटा ये सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और इन सब चीज़ों को करने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन वर्षा के दिमाग पर एक तरीके से भूत चढ़ गया था। उसके दिमाग पर ये चीज़ हावी हो चुकी थी कि उसके जो पति की डेथ हुई है, उसकी सास की जो डेथ हुई है, वो सब कुछ काला जादू की वजह से हुई है। और वो जो तांत्रिक था उसने भी वर्षा को यकीन दिला दिया था। जब भी वर्षा के साथ वो तांत्रिक उस घर में आता था तो उस घर से बहुत ही अजीब सी स्मेल आती थी और रविकांत उसकी इन सारी चीज़ों में कोई भी हेल्प नहीं करता था। वो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था। इन सारी क्रियाओं के चलते रविकांत की भी डेथ हो जाती है। अब जब भी वर्षा घर से बाहर निकलती है तो आसपास के लोग उसे देखकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। वो घर से बाहर आके कुछ क्रियाएं करती है, कुछ क्रियाएं वो घर के अंदर करती है और तांत्रिक का उसके घर आना जाना लगा रहता है। तांत्रिक के साथ जब वो ये सारी चीज़ों के लिए जुड़ी थी तो उसके दिमाग में ये चीज़ें थी कि हो सकता है कि वो सारी चीज़ें करके अपने परिवार को सुरक्षित कर ले। लेकिन जिस तरीके से रविकांत की डेथ हुई उस परिवार में अब कोई नहीं बचा था सिवाय वर्षा के। तो इस सदमे में वो इतनी ज़्यादा डूब गई थी, उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ गई थी कि वो ये सारी नेगेटिव चीज़ें करके, काला जादू टोने टोटके करके अपने परिवार को वापस से हासिल कर सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं। वो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा लीन हो गई थी और उसकी खुद की तबीयत, उसकी खुद की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल उसकी बॉडी में जान ही नहीं रही थी। एक दिन वर्षा एक आदमी से टकराती है जिसका नाम था अमन। अमन एक दूसरे गांव से था और वो अमन को अपने साथ अपने घर ले आती है।
अमन के मन में भी कहीं ना कहीं ये था कि वर्षा अकेली है, तो उसने भी उसके साथ शादी कर ली और वो उसके साथ उसके घर में रहने लगा। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वर्षा एक तांत्रिक के साथ मिली हुई है या तांत्रिक क्रियाओं में भाग लेती है। उसने अपने सारी बातें उसके साथ शेयर करी, सिवाय तांत्रिक और काला जादू के बारे में। जो भी बातें थी उसने अमन को वो सारी बातें वर्षा ने नहीं बताई। अमन और वर्षा अब खुश रहने लगे थे। आसपास के लोग जो थे वो भी अब अमन और वर्षा को देखकर थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गए थे। उनको लगता था कि बेचारी अकेली रह गई थी और जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी निकाल पाना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अच्छा हुआ इसका हाथ किसी ने थाम लिया, अब ये कम से कम इसके सहारे अपनी ज़िंदगी तो गुजार सकती है। और इसी के चलते 2 से 3 महीने तक सब कुछ सही चलता रहा। तांत्रिक का भी उसके घर आना जाना अब बंद हो चुका था। दोनों बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। अचानक से एक दिन अमन की तबीयत भी खराब होती है और जैसे ही अमन की तबीयत खराब होती है तो वर्षा के माइंड में सीधी वही बात आती है जो पहले से ही बैठी हुई थी। उसको लगता है कि हो सकता है ये वापस से उसी काले जादू का असर हो रहा है। उसने अमन को ये सारी बातें बताई। अमन को उससे थोड़ा सा डर लगने लगा, लेकिन अमन ने उसको कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वर्षा ने अपनी जिद के आगे उसकी कोई बात नहीं मानी और वो वापस से उसी तांत्रिक के कांटेक्ट में आती है और उसका उसके घर आना जाना शुरू हो जाता है। जब भी वो तांत्रिक वर्षा के घर उसके साथ आया करता था तो अमन की ना बहुत अजीब अजीब सी रोने की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उसे मार रहा है, उसको चोट पहुंचा रहा है। आसपास के लोग उसकी जब भी आवाज़ सुनते थे तो वो भी बहुत हैरान रह जाते थे। उनको लगता था कि वो कैसे भी जाकर अमन की हेल्प करें, वर्षा की हेल्प करें, वर्षा को समझाएं, लेकिन नहीं, वो लोग इस चीज़ डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो वर्षा उनके साथ गलत व्यवहार करे, अमन गलत व्यवहार करे और वो इस चीज़ के लिए तवज्जो उसे देना बंद कर देते थे। वो डर की वजह से उसके पास जाना बंद कर देते थे। वो सोचते भी नहीं थे, वहाँ से निकल जाते थे, इधर उधर हो जाते थे। लेकिन वो वर्षा और अमन के साथ अपना जो कांटेक्ट था आस पड़ोस के लोगों का, वो बिल्कुल ख़त्म कर चुके थे। अचानक से कुछ दिन के बाद अमन की भी डेथ हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था गांव वालों के लिए। वर्षा को तो ये सारी चीज़ें पता थी कि अमन की डेथ होने वाली है या वो जो भी कुछ कर रही है उसका असर अमन के साथ होने वाला है, और ये लेकिन गांव वालों के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। गांव वालों के मन में ये बात आ चुकी थी कि वर्षा जो भी तांत्रिक क्रियाएं करती है हो सकता है ये उसी का ही परिणाम हो। और उन्होंने वर्षा जब अमन की डेथ हुई तो पहले तब भी जब सुरेश, रमाकांत और उसकी सास की डेथ हुई थी तब उनके पास आना ज़रूरी समझा था। लेकिन अब जब अमन की डेथ हुई तो गांव वाले लोग उसके पास नहीं आए और वर्षा ने उसका भी अंतिम संस्कार करने की इच्छा जाहिर करी। लेकिन जो तांत्रिक था वो अमन के शरीर को अपने साथ ले गया और उसने बोला कि वो इसका अंतिम संस्कार करेगा। वर्षा को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वर्षा के मन में अमन के लिए कुछ भी नहीं था। जब तांत्रिक अमन की बॉडी को लेकर गया था तब उसके अगले दिन रात से ही वर्षा को अपने पति सुरेश और अमन की परछाई नजर आती हैं। वो जब भी सोती है उसे आसपास उनकी परछाई चलती हुई नजर आती हैं या खड़ी हुई दिखाई देती हैं और ये देखकर वर्षा बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके चीखें निकलना शुरू हो जाती है, रोना शुरू कर देती है और ये काफ़ी दिन तक चलता रहा। वो इन सारी चीज़ों से निकलना चाहती थी लेकिन उसने अपने आप को घर में बंद कर लिया था। गांव के लोग उसकी मदद करना चाहते थे, वो उससे पूछते थे तो वो क्लियर अंदर से जवाब देती थी कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। वो उसके मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि ना वो किसी को बता सकती थी और ना ही उन सारी चीज़ों से अब वो निकल पा रही थी। और एक दिन अचानक से वर्षा की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, उसे अंदर से इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है कि वो चीखते चिल्लाते हुए बाहर रोड पर आ जाती है और उसको अमन और सुरेश की वही परछाइयाँ, वही एंटिटी उसको नज़र आ रही थी और वो चीख चीख के ये कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जब वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी तो गांव वाले लोग उसके पास आए और उससे पूछा कि क्या हुआ वर्षा। उसको संभालने की कोशिश करी लेकिन वो अपना आपा बिल्कुल खो चुकी थी, उसकी मानसिक हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी।
और उससे जब पूछा गया वर्षा क्या हुआ है तो उसने सारी चीज़ें गांव वालों को बताई। उसने कहा कि वो अपने पति सुरेश से बहुत प्यार करती थी और उसे पाने के लिए उसने तांत्रिक क्रियाएं करना शुरू करी। वो जिस तांत्रिक के कांटेक्ट में आई उसने उनको बताया कि तुम्हें अपने पति सुरेश को पाने के लिए किसी की बलि देनी होगी। तो उसने अमन को अपना मोहरा बनाया। अमन के साथ वो मिली, उससे शादी करी और उसकी बलि देने की उसने ठानी और उसने ऐसा ही किया। अमन के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवाईं जिससे कि उसकी भी मौत हो गई। तांत्रिक उसे अपने साथ ले गया, लेकिन जब से तांत्रिक उसे अपने साथ लेके गया है तब से मेरे घर में, मेरे मन में बिल्कुल भी चैन नहीं है। वर्षा दीवारों की तरफ इशारा कर करके, कोनों की तरफ इशारा कर करके बार बार यही बोल रही थी कि देखो वो अमन खड़ा है, वो मुझे मारना चाहता है, मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। वहाँ सुरेश खड़ा है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। गांव वालों के दिमाग से ये सारी बातें बिल्कुल हटके थीं। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वर्षा बोल क्या रही है। उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ भी उसकी सेम सिचुएशन होती है। और वर्षा को उस तांत्रिक के पास ले जाया गया, लेकिन जहां वो तांत्रिक था वहां से अब वो जा चुका था। उसने अमन की बॉडी के साथ क्या किया किसी को नहीं पता। वर्षा की ऐसी हालत हो चुकी थी, उसे इस दिमाग में सिर्फ यही था कि वो ये सारी चीज़ें करने से अपने पति सुरेश को पा सकती है। और इन्हीं सारी चक्करों में उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और अंत में वर्षा की भी डेथ हो गई। एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से बर्बाद हो गया। और इन सारी चक्करों में अमन की भी मौत हो गई। अमन जिसे कुछ पता ही नहीं था, जिसे किसी बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो जो तांत्रिक अपनी कुछ सिद्धियां सिद्ध करने के लिए उसने वर्षा को मोहरा बनाया। वर्षा इतनी परेशान होकर उसके पास गई थी, उसने उसकी हेल्प करने की बजाय उसका फ़ायदा उठाया अपनी कुछ सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए, कुछ तांत्रिक क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए उसने वर्षा को मोहरा बनाया और जिसके चलते उसने ये एक पर एक बलि देता चला गया। और जो कुछ भी हुआ इन सब में सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस ना होने का रिजल्ट था। ये सब जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ आसपास के लोगों का सुरेश को भड़काना, वर्षा के कानों में भरना कि तुम्हारे किसी ने काला जादू कर दिया है, ये सारी चीज़ों की वजह से हुआ था। जो परिवार था बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, अब वहाँ कुछ नहीं था। तो दोस्तों एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो जाती है, आप ऐसी चीज़ों के पीछे अगर भागते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ जादू टोना हुआ है और आप इन सारी चीज़ों का इलाज करवाने के लिए, कोई तोड़ लेने के लिए किसी के पास जाते हैं, तो पहले आप खुद श्योर हो जाइए कि वाकई वो चीज़ें हैं। आपको इन सारी चीज़ों पर यकीन करना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। दोस्तों मेरा इस वीडियो को, इस कहानी को बताने का मोटिव सिर्फ इतना है कि आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए, जागरूक बनिए। अवेयरनेस फैलाना है, ना कि किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना। आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब जो लिखा है वो होना है, लेकिन आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो आप अपने साथ साथ और भी कई सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जैसे कि इस कहानी में हुआ। वर्षा ने अपने साथ साथ बाकी के सारे लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर ली, अपनी ज़िंदगी भी उसने बर्बाद कर ली, अमन की ज़िंदगी भी उसने बर्बाद कर ली। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।